हेलो दोस्तों, इंद्रा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, पिछली संडे को अपनी चर्चा हिंदी वाले इस टॉपिक पर हुई थी। तो दोस्तों, अपन ने अव्ययकारी शब्दों को पढ़ा था, यानी कि अव्ययकारी शब्दों के ऊपर चर्चा हुई थी। और मैंने बताया था आगे आने वाली क्लास में मैं काल से संबंधित यानी कि काल और कारक को आज अपन बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी आज की क्लास लंबी हो सकती है, क्योंकि अभी हिंदी का कोर्स भी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत पढ़ना, अभी पूरा वाक्य विचार पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, अपनी क्लास को शेयर कर सकते हैं आप। यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो मैं आपको आज बताऊंगा, यानी कि आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी भूमिका बना लूं। मैंने आपको बताया था शब्द परिवर्तन की इकाई कितनी होती हैं। शब्द परिवर्तन की इकाई यानी किसी हमें शब्द को परिवर्तित करना हो तो कितनी होती है। इसकी 4 इकाइयाँ मैंने बताई थी। वो कौन कौन सी थी? पहला काल बताया था, दूसरा कारक, तीसरा लिंग, चौथा वचन। यानी कि इन 4 इकाइयों के आधार पर अपन किसी शब्द को परिवर्तित करते हैं। यानी शब्द परिवर्तन की इकाई कितनी थी? 4 थी। तो उसमें से आज अपनी चर्चा काल पर होगी, दूसरा कारक पर होगी, और लिंग वचन को मैं बहुत ही स्पीड से पढ़ा दूंगा। और ना भी पढ़ाऊंगा तो दोस्तों आप इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन यहाँ से हमसे काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कारक से भी पूछे जाते हैं, लिंग से भी, वचन से। तो काल से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको धीरे धीरे क्लास के माध्यम से अवगत कराता रहूँगा, और हम स्पीड से थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अपनी आज की हेडिंग रहेगी काल। पहले अपन काल को देखेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? काल। ये काल क्या है? तो दोस्तों, ये ना कोई अपन ने वर्ण विचार पढ़ लिया तो ये वर्ण तो है नहीं, शब्द विचार भी पढ़ लिया तो ये शब्द भी नहीं है, और ये वाक्य भी नहीं है। तो ये है दोस्तों क्या फिर काल? तो मैंने बताया आपको ये काल क्या है। इसको इंग्लिश में अपन टेंस बोलते हैं। तो टेंस है, ये किसको बताता है? समय को, या ये कह दूं मैं, ये क्या है? एक स्थिति है। क्या है ये? स्थिति। इसको समझना ज़रा, क्या है ये? स्थिति बोल दूं, या इसी को मैं हालात बोल सकता हूं। किसी की हालात को बताएगा। किसकी हालात को बताएगा? ये क्रिया की हालात को बताता है, तो उसको हम काल कहते हैं। यानी कि काल किसका बोध कराता है? समय का। तो ये किसका बोध कराएगा? समय का, यानी कि क्रिया के होने वाले समय का, समय को बताएगा। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? क्रिया के होने वाले समय को बताता है। किसको बताता है? ये क्रिया के होने वाले समय को बताता है। तो क्रिया के होने वाले समय का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काल बोलते हैं। काल से क्वेश्चन हमसे इससे तो दोस्तों पूछा नहीं जाएगा इसकी परिभाषा से, बल्कि हमसे काल के प्रकारों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो काल के कितने प्रकार होते हैं? 3। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा, सभी की हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। यानी कि काल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला काल कौन सा होता है? भूतकाल। दूसरा वर्तमान काल। तीसरा भविष्यकाल, या भविष्यत काल भी बोल देते हैं इसको, भविष्यत काल। अब देखिएगा, जो भूतकाल है, भूतकाल क्या होगा? ये बीते हुए समय का बोध कराएगा। जो समय बीत चुका है ये क्या कराएगा? बीते गए समय का बोध। और ये वर्तमान काल क्या कराएगा? यानी कि वर्तमान काल जो समय चल रहा है, चल रहे समय का बोध कराता है। ये चल रहे समय का बोध कराएगा। और भविष्यत काल आगे आने वाले समय का बोध कराएगा। तो ये काल 3 प्रकार के, बल्कि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि काल कितने प्रकार के हो सकता है। रेयरी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो 3 प्रकार, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो ये तो आपको जानकारी यहाँ तक होगी, लेकिन इनके प्रकारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। तो हम भूतकाल के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं। भूतकाल के 6 प्रकार पढ़ेंगे। वर्तमान काल के कितने? 5 प्रकार। और भविष्यत काल के
कहीं कहीं आपको 3 पढ़ने को मिलता है, कहीं कहीं 4। मैं बताऊंगा कैसे 3 होते हैं और कैसे 4 होते हैं। तो अब आप धीरे धीरे से इनकी बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, यानी कि हम भूतकाल के बारे में पहले चर्चा करें, फिर वर्तमान काल और फिर आगे भविष्यत काल में। देखिएगा, अब अपनी काल में से पहली हेडिंग रहेगी भूतकाल के बारे में, यानी कि भूतकाल पर चर्चा करेंगे। तो अपनी हेडिंग क्या है दोस्तों? भूतकाल। पहला, काल के प्रकारों में से अपन कौन सा काल पढ़ रहे हैं? भूतकाल। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? काल तो क्या है? क्रिया के समय का बोध कराता है। तो क्रिया के ये भी क्रिया का कुछ बोध कराएगा। क्रिया, तो मैं क्या लिख दूँ? क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के यानी कि भूतकाल, भूत का काल मतलब होगा जो समय बीत चुका है, क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का बोध हो। क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का बोध हो, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? भूतकाल बोल देंगे। क्या बोल देंगे दोस्तों? भूतकाल। ये कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। भूतकाल मैंने कितने बताया? 6 प्रकार का। वो कौन कौन से 6 प्रकार लिख लेंगे? पहला, सामान्य भूतकाल। पहला कौन सा? सामान्य भूतकाल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। तीसरा प्रकार दोस्तों, आसन्न भूतकाल के बाद पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल तीसरा प्रकार, पूर्ण भूतकाल। चौथा, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। पांचवा प्रकार, संदिग्ध भूतकाल। इसमें संदिग्ध होता है, संदिग्ध भूतकाल। छठा प्रकार पढ़ेंगे अपन, कौन सा हो गया? सामान्य हो गया, आसन्न हो गया, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतु मत भूतकाल। हेतु, हेतु मध्य भूतकाल। 6 प्रकारों पे अपन बारी बारी से चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद अपन वर्तमान काल को पढ़ेंगे, वर्तमान काल के 5 प्रकारों को पढ़ेंगे और इसके बाद भविष्यत काल के 3 या 4 जो भी प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन सामान्य भूतकाल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है भूतकाल के कितने प्रकार हैं। तो भूतकाल 6 प्रकार का होता है और इनमें से आपको कोई एक एग्जाम्पल दे के पूछा जा सकता है कि ये भूतकाल का, इनमें से ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि एग्जाम्पल किसका है, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा। अब सामान्य भूतकाल के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि सामान्य भूतकाल पहला प्रकार पढ़ रहे हैं अपन सामान्य भूतकाल के बारे में। सामान्य भूतकाल के बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ जिसमें निश्चित समय का बोध ना हो? क्या ना हो दोस्तों? इसके लिए निश्चित समय का क्या नहीं होता? बोध। निश्चित समय का बोध नहीं होता, यानी कि कोई इसमें निश्चित समय नहीं होता कि ये घटना कब घटित हुई या कब घटना नहीं घटित हुई। तो मैंने बताया सामान्य भूतकाल में निश्चित समय का बोध ना हो, या इसके लिए देखिए अगर आपको पहचान ना हो तो वाक्य के अंत में आपको या तो आ शब्द दिख जाएगा या ई शब्द दिख जाएगा या ए शब्द दिख जाएगा, या ये आप याद रख सकते हैं सबसे अच्छी पहचान। लेकिन ऐसे बहुत सारे शब्द आप याद नहीं रख सकते, बल्कि आप कोई भी सब्जेक्ट है दोस्तों रट करके उसको नहीं पढ़ सकते। यदि आप रटेंगे तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा और आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको कोई भी सब्जेक्ट हो उसको समझ करके ही पढ़ना पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा समय तक माइंड में स्टोर रहता है। अगर आप पहली क्लास मेरी देखी होगी आपने तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई किसी भी सब्जेक्ट की पहली क्लास आप देखिए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें तो ये बन जाएगा। जब धीरे धीरे दोस्तों विषय वस्तु का विस्तार होता है, बढ़ती चली जाती है, तो वो धीरे धीरे अपन को पीछे की क्लासें भूलने लगती हैं। तो इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए? उन क्लासों को रिवाइज करते रहना चाहिए। यदि आपने नोट्स बनाया है तो नोट्स के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं,
या इन्हीं क्लासों को आप 2 से 3 बार देखिए तो वो अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। यदि आप सोचें कि एक बार में ही मैं वीडियो देख करके सभी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको भूल जाएगा। अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको 1-2 दिन तक तो ये याद रहेगा कि मैंने पढ़ा था सामान्य भूतकाल के इतने प्रकार, या वो उसके भूतकाल के इतने प्रकार और वर्तमान काल के इतने। और जब यही दोस्तों लंबी अवधि के लिए अपन विराम दे देते हैं, जैसे 4 से 5 दिन के लिए, तो अपन को ये सब चीज़ें भूलने लगती हैं, जिससे अपन को याद करने में भी कठिनाई होती है। तो आप इन्हीं क्लासों को 2 से 3 बार देखिए तो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि आप किसी एक टीचर से पढ़ रहे हैं तो उसी टीचर को फॉलो करिए। दोस्तों पढ़ाने का उसका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जैसे मैं हिंदी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको हिंदी पूरी पढ़ाऊंगा। भले ही मैं आपको पहला टॉपिक कोई किसी का करा दूं या दूसरा टॉपिक कोई और करा दूं, लेकिन जब वो पूरी होगी तो पूरे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सभी टीचर की पढ़ाने अपनी अपनी क्वालिटी अलग होती है, उसको किस प्रकार से पढ़ाना है। तो मैं दोस्तों आपको बताया, मैं सामान्य से विशेष की ओर चलता हूं, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो मेरा पढ़ाने का तरीका तो आपको पता ही होगा कि मैं किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करता हूं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर इस प्रकार से अपन चलते हैं। तो मैंने बताया इसमें शब्द आपको क्या दिखेगा, आ ई ए, और निश्चित समय का बोध नहीं कराएगा ये। जैसे मैं उदाहरण लिख दूं, राम ने अखबार पढ़ा। तो देखिए दोस्तों, राम ने अखबार पढ़ा, इसमें कोई निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है कि राम ने अखबार कब पढ़ा, लेकिन राम ने अखबार पढ़ा है ये तो है, लेकिन कब पढ़ा और पढ़ा ये दोस्तों कब है, भूतकाल में पढ़ा है। आपको वाक्य को पढ़ करके पता चल रहा होगा। अब ये दोस्तों शब्द नहीं है, ये वाक्य हो गया। अब धीरे धीरे अपन वाक्य की ओर चलेंगे। राम ने अखबार पढ़ा, पढ़ चुका है वो दोस्तों। तो ये कौन सा है, भूतकाल है। और देखिएगा मैंने बताया इसमें आपको या तो आ दिखेगा या ई दिखेगा। तो इसमें क्या है, आपको क्या दिख रहा है, आ का बोध हो रहा है, पढ़ा आ रहा है, या ये कह दूं वह कानपुर गई। देखिए दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, ई शब्द आ रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, वो कौन सा हो जाएगा, सामान्य भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। कब गई, लेकिन ये निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन वो कानपुर गई। तो 2 उदाहरण के माध्यम से आप इसको भली भांति तरीके से समझ सकते हैं। आप और भी उदाहरण जोड़ सकते हैं, जैसे वे गए, लेकिन इसके समय का कोई बोध नहीं हो रहा है। या ये कह दूं गीता आगरा गई, तो इसमें भी ई आ रहा है। तो ये भी किसका हो जाएगा, सामान्य भूतकाल का। तो अपन ने सामान्य भूतकाल को देखा। अब देखिए दोस्तों, जब देखिए अगर मैं इसको ये लिख देता गई शब्द, और इस गई में कितना, देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसका शुद्धता को भी ध्यान रखना होगा। जब हमें इसको आगे लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, ये गई शब्द क्या है, जब आगे लिखना हो, इसके लिए मैं लिख दूं जब आगे लिखना हो तो हम इसका यूज करते हैं। और जब आगे ना लिखना हो, जब आगे ना लिखना हो तो हम इसका यूज करते हैं, तब हमारा वाक्य सही होता है। क्योंकि हिंदी है दोस्तों, आपको वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शब्द शुद्धि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि को भी ध्यान रखते हुए पढ़ना है। जैसे वह कानपुर गई, यहीं पे फुल स्टॉप हो गया, यानी कि पूर्ण विराम लग गया। तो कौन सा लिखा जाएगा, ये वाला ई आएगा। और यदि मुझे इसी को आगे बढ़ाना होता, वह कानपुर गई तथा, तो कौन सा, ये वाला ई आता, यानी कि गई। इस प्रकार से लिखते। तो आपको शुद्धता का भी ध्यान रखना है। यदि आपको शुद्धता में ये पूछा जाए तो ये शुद्ध होगा। यदि आपको इस प्रकार से ये शब्द दे दिया जाए गई के स्थान पर के, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अब अपन चर्चा करेंगे आसन्न भूतकाल के। दूसरा प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों, कौन सा, आसन्न भूतकाल। तो मैं यहीं हेडिंग बना दूंगा, आपको दिख जाएगा आसन्न भूतकाल। देखिएगा आसन्न भूतकाल को
आसन्न भूतकाल में क्या होगा। इस आसन्न का पहले अर्थ समझ लीजिए। किसका दोस्तों, मैं आसन्न का अर्थ बता रहा हूँ। इस आसन्न का अर्थ आप देख लीजिए, आसन्न का अर्थ क्या होता है। और एक होता है दोस्तों आसन शब्द और एक होता है आसन्न शब्द। तो ये आसन्न लिखा है तो इसका अर्थ क्या होता है, समीप। दोनों शब्द दोस्तों ये अलग अलग हैं, ये आसन है और एक ये आसन्न है। तो आपको सभी शब्दों को दोस्तों जोड़ करके पढ़ना चाहिए, तभी मज़ा आएगा और तभी आपको कम समय में अधिक जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। और दोस्तों आसन का इसमें क्या है, बैठने है, और ये आसन क्या हो गया, समीप हो गया। एक तो दोस्तों तरीका को बता रहा है, एक समाप्ता को। तो आसन्न भूतकाल में क्या होगा देखिएगा। इसके लिए मैं क्या लिख दूँ, आसन्न भूतकाल में क्या होगा। इसमें तो क्या निश्चित समय का बोध नहीं होता था। इसमें कार्य क्या होगा, अभी अभी पूर्ण हुआ होगा, यानी कि बीते समय में कार्य क्या होगा, अभी अभी पूर्ण हुआ, बीते। इसके लिए क्या लिख दूँ, बीते समय में कार्य अभी पूर्ण हुआ होगा। यानी कि कार्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन वो कब पूरा हुआ है, अभी जस्ट का बोध कराएगा। तो वहाँ पर कौन सा, आसन्न भूतकाल या ये कह सकता हूँ मैं। इसके लिए और क्या जोड़ सकता हूँ, जैसे आ या ई या ए के साथ क्या आएगा शब्द, है शब्द भी आ सकता है, आइए है शब्द इस प्रकार से आएगा। जैसे मैं लिख दूँ, इसका उदाहरण दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ज़रा देखिएगा। इसका उदाहरण यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे राम ने अखबार पढ़ा। तो ये तो दोस्तों क्या हो गया, सामान्य भूतकाल का। यदि इसी को मैं जोड़ दूँ, राम ने अखबार पढ़ा है, देखिए आ ई के साथ है शब्द आ रहा है, पढ़ा है। राम ने अखबार पढ़ा है, वह कानपुर गई है, वह कानपुर गई है। कौन सा दोस्तों मैं ये लिखूँगा, जब आगे लिखना हो तो इस ई का प्रयोग करूँगा, ना कि उसका। वह कानपुर गई है, कब गई है दोस्तों, अभी गई है। देखिएगा अभी अभी समय का बोध करा रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल। इसके लिए देखिए अगला प्रकार पढ़ेंगे हम अब पूर्ण भूतकाल के बारे में। तीसरा प्रकार, थोड़ा दोस्तों स्पीड से पढ़ना पड़ेगा। आज की क्लास भी बहुत लंबी क्लास हो सकती है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी हिंदी को ख़त्म करने का दोस्तों प्रयास करना है। अब दोस्तों पूर्ण भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, तीसरा प्रकार होगा पूर्ण भूतकाल, यानी भूतकाल में ये कार्य क्या हो चुका होगा, पूर्ण हो चुका होगा, यानी बहुत पहले कार्य क्या हो गया। और ये दोस्तों पूर्ण हो चुका होगा। या मैं क्या लिख दूँ इसके लिए, बहुत पहले कार्य पूर्ण हो गया होगा, बहुत पहले कार्य पूर्ण हो गया। या इसके लिए पहचानने के लिए आपको या तो ये याद रखना पड़ेगा, आपको दोस्तों समझना है तो इन वाक्यों को याद रखना होगा। उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, या आप इन की पॉइंटों को भी याद रख सकते हैं। इनके साथ क्या आएगा, हा ही के साथ क्या आता है दोस्तों, था थी आता है उनके स्थान पर, यानी कि इनके स्थान पर क्या आता है, था थी थे ऐसे शब्द आते हैं। जैसे मैं इसके लिए उदाहरण क्या लिख दूं, राम ने अखबार, देखिए इसके लिए उदाहरण लिख दूं, राम ने अखबार पढ़ा। तो ये तो क्या हो गया, सामान्य भूतकाल का हो गया। यदि पढ़ा है लिख दूं तो वो आसन्न भूतकाल का हो गया। और इसी को लिख दूं, पढ़ा था, राम ने अखबार पढ़ा था, तो ये क्या हो गया, पूर्ण हो गया। ये तो दोस्तों निश्चय है कि उसने पढ़ा था, लेकिन समय कोई निश्चित नहीं कब पढ़ा था, तभी तो ये भूतकाल को बता रहा है। या ये लिख दूं मैं, मोहन गया था। दूसरा, ये पहला लिखा मैंने, दूसरा लिख दूं, मोहन गया था।
कब गया था, इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है। अब हम थोड़ा सा अगला प्रकार देख लें, अपूर्ण भूतकाल। चौथा प्रकार अपूर्ण। देखिए दोस्तों, भूत का है और ये अपूर्ण भी है, बीत भी चुका है और अभी काल कार्य चल भी रहा है। ये दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टेड है, तो मैं इसके लिए क्या लिख दूं, बीते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध। बीते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध कराता है। ये दोस्तों देखिए अपूर्ण है और ये समय बीत भी चुका है और क्रिया जारी भी है। कैसे ही विडम्बना है दोस्तों। इसके लिए मैं पहचान आपको बता दूं, यानी कि इसके साथ क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द तो किस में आता है, कंटिन्यूअस में। तो दोस्तों वो अपूर्ण भूतकाल है, वो उसमें है शब्द आता है, इसमें था शब्द आता है। जैसे मैं लिख दूं, राम अखबार पढ़ रहा था, उदाहरण लिख दूं इसी के लिए। राम, मैं एक ही उदाहरण को दोस्तों बार बार लिख रहा हूं जिससे आपको और भी सुविधा हो जाए याद करने में। राम अखबार पढ़ रहा था, राम अखबार पढ़ रहा था, तो पहला उदाहरण। दूसरा, मोहन जा रहा था, मोहन जा रहा था। तो दोस्तों हम 4 प्रकार को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे संदिग्ध भूतकाल को। देखिएगा 5वां प्रकार। आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा विशेष कठिन नहीं है, ये सिंपल ही टॉपिक है। जब आप इन्हीं क्लासों को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा और सभी एग्जाम्पल और दोस्तों मेरी बातें आपके माइंड में गूंजती रहेंगी ज़्यादा समय तक के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। 5वां प्रकार पढ़ेंगे हम संदिग्ध भूतकाल के बारे में। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा दोस्तों, संशय का बोध कराएगा, यानी कि बीते, ये लिख दूं मैं, संशय का बोध कराने वाले शब्द, वो संशय का बोध कराता है। इसमें दोस्तों संशय की स्थिति बनी रहती है संदिग्ध भूतकाल में, या ये कह दूं सामान्य भूतकाल की जो क्रिया है। इसके लिए और यदि पहचानना हो दोस्तों तो सामान्य भूतकाल की क्रिया में, सामान्य भूतकाल की क्रिया में क्या शब्द जोड़ देंगे हम, जैसे दोस्तों होगा, होगी, इस प्रकार से शब्द जोड़ दिए जाएंगे। कैसे शब्द जोड़ देंगे, होगा या होगी, सामान्य भूतकाल की क्रिया में होगा या होगी, होगी या होंगे जोड़ने पर। अब दोस्तों आपके माइंड में एक क्वेश्चन सेट हो गया होगा, मैं खूब अच्छे से समझ चुका हूँ कि सर आपने सामान्य भूतकाल क्रिया नहीं पढ़ाई, यानी कि काल के आधार पर क्रिया के भेद नहीं पढ़ाए और क्रिया के भेद बहुत सारे पढ़ा दिए। तो दोस्तों मुझे पता है कहाँ पे मुझे क्या सेट करना है क्या नहीं, ये आप नहीं बोल सकते। मैं सोच रहा हूँ कम समय में मैं आपको अधिक जानकारी उपलब्ध करा सकूं और उसी के माध्यम से आपको बता सकूं। दोस्तों जब मैं काल पढ़ाऊँगा तो आपको काल के अंतर्गत ही आपको बता दूँगा कि ये सामान्य भूतकाल की क्रिया क्या है या काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों समय पर चर्चा करेंगे अपन, उसी में एक साथ पढ़ लिया जाएगा। आप टेंशन फ्री होकर के पढ़िए दोस्तों, कुछ नहीं छूटने वाला। जैसे
इसके लिए उदाहरण मैं क्या लिख सकता हूँ, संशय की स्थिति राम ने, जैसे राम ने अखबार पढ़ा। देखिए मैंने क्या लिखा, सामान्य भूतकाल की क्रिया, तो ये किसकी हुई, सामान्य भूतकाल की। अभी पढ़ा है अपने जस्ट, सामान्य भूतकाल का वाक्य मैंने ऐसा ही लिखा था, राम ने अखबार पढ़ा, लेकिन कब पढ़ा, अगर मैं इसमें लिख दूं राम ने अखबार पढ़ा होगा, तो ये किसका हो गया, संशय का बोध कराने लगा। राम ने अखबार पढ़ा होगा, आप इसमें क्लियरिटी नहीं ला सकते, पढ़ा होगा ऐसा आपको संशय भी बना हुआ है, तो कौन सा वाक्य हो गया, ये संदिग्ध भूतकाल का। दूसरा जैसे उदाहरण लिखना हो, राम, मोहन लिखा था शायद मैंने दूसरा एग्जाम्पल, तो मोहन ही लिख देंगे, मोहन, ये लिख दूँ मैं, जयपुर गया होगा। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा संदिग्ध भूतकाल के बारे में भी। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, हेतु मध्य भूतकाल। छठा प्रकार दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेतु मध्य भूतकाल के बारे में, यानी कि हेतु मध्य भूतकाल क्या होता है, तो इसके बारे में चर्चा करें। तो ये क्या कराएगा, इसमें तो संशय का बोध था, ये क्या कराएगा, शर्त का बोध कराएगा, शर्त का बोध कराएगा ये। अब ये शर्त का बोध कैसे कराएगा, जैसे इसके लिए उदाहरण लिख दूं, यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते। तो दोस्तों इसमें शर्त क्या है, पढ़ने की, कि यदि आपने पढ़ाई की होती तो दोस्तों क्या हो जाते, आप पास हो जाते। इसके लिए पास होने के लिए क्या है, शर्त है। और यदि आपको कोई वाक्य लिखना हो, दूसरा, यदि वह आती तो मैं ज़रूर जाता। तो ये किसका है, उसका दोस्तों हेतु मध्य भूतकाल के हैं। तो अपन ने भूतकाल के 6 प्रकार पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों हमें कौन सा काल पढ़ना होगा, वर्तमान काल के बारे में जानकारी करेंगे, वर्तमान काल के प्रकार पढ़ेंगे। ये दोस्तों वर्तमान काल के बारे में चर्चा कर लें। अब ये दोस्तों बोर्ड बहुत गंदा हो जाता है मिटाते क्योंकि डस्टर ही इतना गंदा हो चुका है, तो आपको उतना आनंद नहीं आता होगा दोस्तों। लेकिन इस बार मैं डस्टर को ही चेंज कर दूंगा अगली क्लासों में। तो अब वो दोस्तों किस प्रकार से पढ़ना है, ये आपको पढ़ने का तरीका दोस्तों सीखना पड़ेगा। अब अपन पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में, दूसरा प्रकार पढ़ेंगे वर्तमान काल। पहला भूतकाल था, दूसरा वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या करता है, चल रहे समय का बोध कर रहा है, यानी कि ये क्या करता है, चल रहा समय का बोध कराता है। तो मैं इसके लिए क्या कर लिख दूं, जिस प्रकार उसमें लिखा था, क्रिया के जिस रूप में चल रहे समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो इनके भेद मैंने कितने बताए थे, 5। इसके कितने प्रकार बताए, वर्तमान काल के 5 वर्तमान काल के भेद कितने, 5। वो कौन कौन से, जैसे पहला सामान्य वर्तमान काल, जैसे उसमें सामान्य भूतकाल था तो इसमें सामान्य वर्तमान काल। अब दोस्तों इसमें पूर्ण वर्तमान काल तो होगा नहीं, क्योंकि चल रहा है तो वो कार्य कैसे पूर्ण हो जाएगा, तो नहीं होगा ना इसमें पूर्ण वर्तमान। तो इसमें क्या होगा, अपूर्ण हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध। कौन सा तीसरा, संदिग्ध वर्तमान
काल। चौथा हो जाएगा संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। पाँचवा अज्ञात, अज्ञात वर्तमान काल। तो इस प्रकार से देखिए अपन ने सामान्य भूतकाल पढ़ लिया है। इसमें सामान्य वर्तमान काल भी होता है और अपूर्ण भूतकाल भी होता है, अपूर्ण वर्तमान काल भी होता है, संदिग्ध भूतकाल भी होता है और संदिग्ध वर्तमान काल भी होता है। लेकिन उसमें संभाव्य भूतकाल नहीं था, बल्कि इसमें संभाव्य भूतकाल है और अज्ञात भूतकाल है। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का प्रकार नहीं है, ऐसे ऑप्शन दे करके सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध और चौथा ऑप्शन संभाव्य। तो आपको याद रखना चाहिए कि संभाव्य ये किस में होता है, वर्तमान काल में। अपन एक एक से चर्चा करेंगे। अब अपन दोस्तों किसके बारे में, सामान्य वर्तमान काल के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक की चर्चा दोस्तों करते रहेंगे। जिस प्रकार से अपन ने भूतकाल को कंप्लीट किया उसी प्रकार वर्तमान काल को कंप्लीट करेंगे। वर्तमान काल में मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि क्या हो जाएगा इसमें, सामान्य रूप में चलते समय में क्रिया का होना पाया जाता है, यानी कि सामान्य रूप में क्रिया के चलते समय का बोध कराता है। ये किसका, जो सामान्य रूप का सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, ये चल रहे समय का बोध कराएगा, क्योंकि वर्तमान काल है तो चल ही रहा होगा समय, जो वर्तमान में चल रहा है। या इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ पहचानने के लिए, इसके लिए आपको क्या शब्द दिखेगा, ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार से शब्द आएंगे। इसके लिए जैसे उदाहरण लिख दूँ मैं, राम अखबार पढ़ता है, तो ये कौन सा वाक्य है, सामान्य वर्तमान काल का। दूसरा लिख दूँ मैं, श्याम जयपुर गया या जाता है, जाता है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ, सामान्य वर्तमान काल का। अब अपन अगला प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा प्रकार यहीं देख लें दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा कौन सा है, अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए ये भी वर्तमान का है और कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। ये कैसा है, अपूर्ण है, यानी कि क्या लिख दूँ मैं इसके लिए, क्रिया के चलते समय में जारी रहने का बोध, क्रिया के चलते समय में जारी रहने का बोध कराता है, जारी रहने का बोध कराता है, जारी रहने का बोध कराएगा ये। या इसके लिए पहचानने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे ता है, ती है, तो इसके लिए क्या लिख दूँ, रहा है, रही है, ऐसे शब्द आएंगे, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण लिख दूँ मैं, राम राम अखबार पढ़ रहा है, ये पहला हो गया। दूसरा, श्याम जयपुर जा रहा है, तो देखिए अभी पूरा नहीं हुआ है, वर्तमान में चल रहा है, वो जयपुर जा रहा है या राम अखबार पढ़ रहा है, तो ये कौन सा है, अपूर्ण वर्तमान काल का। अब अपन पढ़ेंगे संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, तो इनको एक साथ पढ़ लेंगे। संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में चर्चा करें।
ये कौन सा प्रकार था? शायद तीसरा प्रकार था क्या, या दूसरा? कौन सा प्रकार था? दूसरा प्रकार था। अपन को तीसरा प्रकार पढ़ना है। वो कौन सा प्रकार पढ़ेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा प्रकार हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। ये दोस्तों यहाँ से उदाहरण दे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस काल का है। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। यानी कि इसके लिए मैं क्या लिख दूँ? जो सामान्य क्रिया होगी, सामान्य क्रिया के साथ क्या होगा? ता होगा, ती होगी, ऐसे शब्द जोड़ देते हैं। यानी कि उसमें जैसे सामान्य भूतकाल था तो उसमें सामान्य भूतकाल में क्या शब्द जोड़ देते थे? इस प्रकार से ये सामान्य वर्तमान काल, ये सामान्य वर्तमान काल में क्या जोड़ देंगे? सामान्य वर्तमान काल की क्रिया में क्या शब्द होगा? ता होगा, ती होगी, ते होंगे। इस प्रकार से शब्द जोड़ करके बना लेंगे। जैसे उदाहरण लिख दूं मैं, आप सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण लिखिए। अभी अपन ने सामान्य वर्तमान काल को पढ़ा है। जैसे राम अखबार पढ़ता है, तो ये किसका वाक्य हुआ दोस्तों? अभी मैंने पढ़ाया, ये तो सामान्य वर्तमान काल का है। किसका है ये? सामान्य वर्तमान काल का। अब अपन को इससे बनाना है संदिग्ध वर्तमान काल। तो क्या बना दूं? राम अखबार पढ़ता होगा, तो ये किसका हो गया? संदिग्ध वर्तमान काल का। किसका होगा ये? संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य हो गया। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। अब मैं अगला पढ़ाऊंगा संभाव्य वर्तमान काल। अगला प्रकार यहीं देख लेंगे। चौथा अपूर्ण वर्तमान काल, चौथा प्रकार। इसके लिए क्या होगा? अपूर्ण, वो दोस्तों संभाव्य वर्तमान काल लिखना है। मैंने अपूर्ण लिख दिया, ये तो शायद हम पढ़ चुके हैं। कौन सा है? संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। इसके लिए क्या होगा? जो अपूर्ण वर्तमान की क्रिया होगी उसकी सहायक क्रिया में जिस प्रकार से इसमें होगी शब्द जोड़ रहे हैं, तो उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहा हो, रही हो, ऐसे शब्द जोड़ देते हैं। यानी कि क्या लिख दूं मैं इसके बारे में? अपूर्ण वर्तमान काल। जो अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया में रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे या रहा हूँगा या रहा हो, रहे हो, रहा हो। इस प्रकार से शब्द देखने को मिलेंगे अंत में। जैसे मैं इसके उदाहरण के बारे में चर्चा कर लूँ। पहले तो मैं अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण लिखूँ। जैसे लिख दूँ राम अखबार पढ़ रहा है, ये अपूर्ण का लिखा था मैंने। क्या लिखा था? राम अखबार पढ़ रहा है, तो ये किसका वाक्य है? अपूर्ण वर्तमान काल का। यदि इसको हमें क्या बनाना हो? संभाव्य बनाना हो, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शायद आपको नीचे ना दिख रहा होगा। तो इसके लिए क्या बन जाएगा? राम अखबार पढ़ रहा होगा। क्या लिख दिया मैंने? राम अखबार पढ़ रहा होगा। या तो ये बनाएं
या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, राम अखबार पढ़ रहा हो। तो देखिए होगा या हो इस प्रकार से शब्द आते हैं। तो ये किसका वाक्य हो गया, ये कौन सा वाक्य हो गया दोस्तों, ये संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य हो चुका है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट प्रकार पढ़ेंगे, यानी वर्तमान काल का लास्ट प्रकार देखेंगे, वो कौन सा होगा, अज्ञार्थ वर्तमान काल होगा। अगला प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों कौन सा, 5वां प्रकार होगा। 4 प्रकार हम पढ़ चुके हैं, लास्ट प्रकार है वर्तमान काल का। देखिएगा लास्ट प्रकार कौन सा है, अज्ञार्थ वर्तमान काल, यानी कि 5वां प्रकार कौन सा है, अज्ञार्थ वर्तमान काल। तो अज्ञार्थ वर्तमान काल में क्या होगा, यानी कि वर्तमान क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश का बोध होगा। इसके लिए क्या लिख दूं, वर्तमान क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश का क्या होगा, बोध होगा। तो वो कौन सा हो जाएगा, अज्ञार्थ वर्तमान काल, यानी कि इसमें आज्ञा दी जाएगी या आदेश दिया जाएगा। जैसे इसके लिए उदाहरण लिख दूं मैं, राधा तू नाच, इसको मैंने आज्ञा दे दी या आदेश समझ लीजिए, राधा तू नाच। और दूसरा उदाहरण ये भी लिख सकता हूँ मैं, कमरा बंद करो या दरवाज़ा बंद करो, ऐसा लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, दरवाज़ा बंद करो, या ये लिख दूँ पानी लाओ। तो इस प्रकार से राधा तू नाच, दरवाज़ा बंद करो, पानी लाओ, इस प्रकार से आज्ञा या आदेश का बोध करा रहा है। तो अज्ञार्थ वर्तमान काल हो गया। तो अपन 2 काल को पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ेंगे भविष्यत काल में। अब किस काल को पढ़ेंगे दोस्तों, तीसरा प्रकार भविष्यत काल। कौन सा प्रकार होगा, काल का तीसरा, यानी कि भविष्य काल या भविष्यत काल, जो भी बोलना चाहें आप। भविष्यत काल में क्या होगा, आगे आने वाला समय को बताएगा, यानी भविष्य काल में क्या होता है, ये आने वाले समय को बताता है, आने वाले समय को क्या करता है, ये बोध कराता है। भविष्य में जो समय आने वाला है उसका बोध कराता है। तो मैं इसके लिए क्या लिख दूं, क्रिया में आने वाले समय का बोध कराता है, क्रिया के आने वाले समय का बोध हो, तो उसे भविष्यकाल के कितने प्रकार, 3 प्रकार भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। मैं चौथा प्रकार भी आपको बता दूंगा, पहले तीनों प्रकारों को लिख लीजिए, फिर हम लास्ट में चौथे प्रकार के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। जैसे सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संदिग्ध भविष्यकाल, तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, संदिग्ध के बाद
संभाव्य भविष्य काल। तो देखिए सामान्य भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी था, ये भूतकाल में भी था और वर्तमान में भी था। संभाव्य किस में है? सिर्फ भविष्य काल में है। तो अपन इसके बारी बारी से चर्चा करेंगे, यानी कि सामान्य भविष्य काल के बारे में। और देखिए दोस्तों चौथा भी देख लीजिए, एक अन्य प्रकार भी होता है, आप उसको यदि जोड़ना चाहें तो वो कौन सा होता है? हेतु मध्य भविष्य काल। हेतु मध्य भविष्य काल इस प्रकार से जुड़ जाता है तो 4 प्रकार हो जाते हैं। अब अपन एक एक की चर्चा करेंगे। सामान्य भविष्य काल की बारे में किसके बारे में चर्चा करेंगे? सामान्य भविष्य काल के बारे में। इसके लिए मैं क्या लिख दूं? क्रिया के सामान्य रूप में। जो क्रिया का दोस्तों सामान्य रूप होगा उसमें आने वाले समय का बोध कराएगा। क्रिया के सामान्य रूप में आने वाले समय का क्या कराता है? ये बोध कराएगा। क्रिया के सामान्य रूप में आने वाले समय का बोध कराएगा, या सहायक क्रिया के रूप में, या ये लिख दूं मैं सहायक, यहाँ से भी पहचान सकते हैं। सहायक क्रिया के रूप में आपको क्या दिखेगा? आप दोस्तों सहायक क्रिया जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वो दोस्तों इंग्लिश वर्ड है। सहायक क्रिया के रूप में आपको क्या शब्द दिखेगा? जैसे एगा, एगी, एंगे, इस प्रकार से शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण देख लीजिए इसका, राम अखबार पढ़ेगा। क्या लिख दूं मैं? राम अखबार पढ़ेगा। राम अखबार पढ़ेगा। एगा, एगी, इस प्रकार से। वह आएगी, वह आएगी, या ये वह आज आएगी, या वह कल आएगी। वह ऐसा लिख दूं, वह जयपुर जाएगा। तो पहला प्रकार भी अपना कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रकार देख लेंगे, संभाव्य भविष्य काल के बारे में। दूसरा प्रकार कौन सा होगा? कौन सा होगा दोस्तों दूसरा प्रकार अपना? संभाव्य भविष्य काल। कौन सा है? संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल। तो इसमें क्या होगा? संभाव्य भविष्य काल में क्रिया के जिस रूप में, कार्य के भविष्य के रूप में क्या की जाएगी? संभावना पाई जाएगी। इसके लिए मैं क्या लिख दूं? क्रिया के जिस रूप में। क्रिया का दोस्तों क्रिया का ही तो बोध कराता है काल, तो हम क्रिया को ही तो बार बार लिखेंगे दोस्तों। क्रिया के जिस रूप में, कार्य के भविष्य के रूप में। क्रिया के जिस रूप में, कार्य के भविष्य। ये दोस्तों भविष्यता की बात चल रही है। भविष्य के रूप में क्या होगी? संभावना व्यक्त की जाएगी। संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना व्यक्त की जाए। या दोस्तों आप यहाँ से भी पहचान सकते हैं, संभावना सूचक शब्द आएंगे, या ये लिख दूं मैं संभावना सूचक शब्द। क्या लिख दूं? संभावना सूचक शब्द। अब वो संभावना सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे ए होगा, इस प्रकार से ए और ऊ, इस प्रकार से शब्द आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। जैसे उदाहरण लिख दूं मैं इसका, संभावना व्यक्त की जाएगी इसमें दोस्तों। जैसे शायद, ये दोस्तों शायद का बोध कराएंगे। शायद राम अखबार
क्या होगा, पढ़े। इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए ए का बोध करा रहा है या पढ़ेगा भी लिख सकते हैं, या ये लिख दूँ श्याम शायद श्याम जयपुर जाए। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा संभाव्य भविष्यकाल के बारे में भी। अब अपन पढ़ेंगे आज्ञार्थ। तीसरा प्रकार क्या लिखा था मैंने, आज्ञार्थ भविष्यकाल, यानी कि आने वाले समय की क्रिया के साथ ये आज्ञा या आदेश को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। सहायक क्रिया के साथ ईगा का प्रयोग भी हो सकता है इसमें। तीसरा प्रकार भविष्यकाल का दोस्तों उतना अच्छे से डिटेल से पढ़ाने का मेरे पास समय नहीं है, नहीं मैं आपको हिंदी बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाता। तीसरा प्रकार पढ़ेंगे आज्ञार्थ भविष्यकाल। आज्ञार्थ भविष्यकाल, तो इसके लिए क्या लिख दूँ मैं, आने वाले समय की क्रिया के साथ आने वाले समय की क्रिया के साथ जो आने वाली क्रिया है उसके साथ क्या हो, आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाए। आज्ञा या क्या कर दें हम, आदेश जोड़ दें। तो वहाँ पर कौन सा शब्द हो जाता है, आज्ञार्थ। या इसके लिए आपको शब्द कैसा दिखेगा, येगा शब्द इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। जैसे उदाहरण लिख दूँ मैं इसके लिए बहुत अच्छा, देखिए मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखूँगा। जिस प्रकार से अपनी हिंदी की क्लास 8 बजे चलती है तो उसी प्रकार मैं लिख दूँगा, आप कल 8 बजे लाइव आइएगा। आप कल 8 बजे लाइव आइएगा। इस प्रकार से तो क्या हो गया ये, या ये लिख दूँ। दूसरा भी यदि दूसरा लिखना चाहें दोस्तों, आप कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप कल बाज़ार जाइएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, काल के बारे में हमने चर्चा किया। और अगला प्रकार जो मैंने बताया हेतु मध्य भविष्यकाल, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। देखिए दोस्तों ये भी कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन ये विशेष प्रकार नहीं होता है। हेतु मध्य भविष्यकाल, सिर्फ उदाहरण ही बता दूंगा मैं दोस्तों। इसके लिए क्या होगा, जैसे उदाहरण लिख दूं मैं, यदि आप मुझे बुलाते तो मैं ज़रूर आता, यानी कि शर्त को बताएगा ये। यदि आप मुझे बुलाते तो मैं ज़रूर आता, तो ये कौन सा है, हेतु मध्य भूतकाल। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, इसके लिए लिख दूं जैसे तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ये दोस्तों ये सब शर्तें हैं, तो शर्त बताता है ना ये, तो पास हो जाओगे। तो ये कौन सा है, हेतु मध्य भविष्यकाल। अब काल के आधार पर क्रिया के प्रकार भी देख लेंगे दोस्तों। अब मुझे काल के आधार पर क्रिया के प्रकारों को पढ़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इसी में एडजस्ट हो जाएगा। इस वजह से आपने समझ लिया होगा कि मैंने काल के आधार पर क्रिया के प्रकार क्यों नहीं पढ़ाए। काल के आधार पर क्रिया के प्रकार देख लेंगे। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, सिर्फ मैं दोस्तों प्रकार ही लिखाऊंगा, आप पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा मुझे याद दिलाने की आवश्यकता है।
क्या पढ़ेंगे अब हम? काल के, ये दोस्तों क्रिया वाला टॉपिक है। अब जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ बस थोड़ी सी जानकारी दूंगा दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट लगेगा, ख़त्म हो जाएगा। काल के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? 3, क्योंकि काल कितने होते हैं? 3, तो 3 ही प्रकार होंगे। पहला भूतकालिक क्रिया, जैसे भूतकाल होता है उसी प्रकार भूतकालिक क्रिया, यानी कि भूतकाल के सभी उदाहरण क्या कहलाएंगे? भूतकालिक क्रिया। तो मैं भूतकाल के सभी उदाहरण आपको लिखा चुका हूँ, भूतकाल के 6 प्रकार पढ़ा चुका हूँ। वो 6 प्रकार किस में आ जाएंगे? भूतकालिक क्रिया में आ जाएंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा? वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान में यहाँ उदाहरण नहीं लिखाऊंगा, वर्तमान कालिक क्रिया। तो वर्तमान काल की क्रिया के सभी उदाहरण वर्तमान कालिक क्रिया कहलाएंगे। और तीसरा भविष्यकाल क्रिया, भविष्य कालिक क्रिया, यानी भविष्यकाल के सभी उदाहरण भविष्यकालिक क्रिया कहलाएंगे। अब दोस्तों काल के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से? भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। यानी कि भूतकाल के सभी उदाहरण किस में आएंगे? भूतकालिक क्रिया में। और वर्तमान काल के सभी उदाहरण वर्तमान कालिक क्रिया में। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए दोस्तों मैं कितना अच्छा पॉइंट लिख रहा हूँ, नोट डाल के लिख लीजिए। दोस्तों नहीं का प्रयोग होने पर भी काल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यानी कि हम नहीं का भी यूज कर दें दोस्तों तो उसमें काल में कोई चेंजेज नहीं होगा। आप दोस्तों कन्फ्यूजन में मत पड़िए। जैसे दोस्तों देखिए मैं उदाहरण लिख दूं, सामान्य वर्तमान काल का लिख दूं पहले, वो सामान्य भूतकाल का उदाहरण लिखूंगा मैं। राम ने अखबार पढ़ा, जैसे लिख दिया मैंने, राम ने अखबार पढ़ा। ये किस काल का है? किस काल का है दोस्तों? मैं अभी पढ़ा चुका हूँ आपको, सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। इसी को मैं लिख दूँ, यदि राम ने अखबार नहीं पढ़ा, तो दोस्तों देखिए इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं शब्द नहीं आया है, तो क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये जिस काल का था उसी काल का रहा। ये किसका था? सामान्य भूतकाल का उदाहरण था। ये किसका था? सामान्य भूतकाल का। तो दोनों उदाहरण किसके रहे? सामान्य भूतकाल के ज्यों के त्यों उदाहरण रहे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस प्रकार से कोई भी काल का उदाहरण किसका है किसका नहीं है, तो आप यदि नहीं का भी यूज करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से अपना काल का टॉपिक यहीं से दोस्तों ख़त्म हो जाता है। अब अपन अगले बिंदु पर, शब्द परिवर्तन के अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे, यानी कि कारक को भी आज ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम अगली क्लास में वाक्य विचार को स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। यानी कि दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? कारक। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा? कारक। इसको संस्कृत में भी पढ़ते हैं और हिंदी में भी पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में दोस्तों पढ़ने का तरीका अलग होता है और संस्कृत में पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही अलग ही होता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना है। संस्कृत में कारक अलग होते हैं और हिंदी में कारकों के प्रकार अलग होते हैं। तो मैं सभी की चर्चा धीरे धीरे करता रहूँगा। यानी कि अगला अपना टॉपिक क्या होगा? कारक पर चर्चा करेंगे। तो कारक, हिंदी में कितने कारक होते हैं सबसे पहले तो यही जान लें। हिंदी में ये दोस्तों सब पूछे जाते हैं आपसे, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी लगानी है आपको? 8 लगानी है, ना कि 6। जबकि मूल रूप में या संस्कृत में ये कह दूँ मैं, मूल भाषा में या मूल रूप में, देखिएगा मूल रूप में इनकी संख्या कितनी होती है? 6। मूल रूप बोलें तो इसी को क्या बोलते हैं? संस्कृत, क्योंकि संस्कृत से ही तो उत्पत्ति हुई है। मूल रूप में कितने होते हैं? 6। और दोस्तों
संस्कृत में दो ऐसे कौन से कारक नहीं होते हैं जो हिंदी में होते हैं, तो वो संबंध और संबोधन, यानी कि कौन से दो नहीं होते हैं, संबंध कारक और दूसरा संबोधन कारक। ये दो कारक ऐसे हैं, ये दोस्तों टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा। संबोधन कारक ये किस में नहीं होते, ये संस्कृत में नहीं होते हैं, बल्कि ये किस में यूज होते हैं, हिंदी में यूज होते हैं। ये ऐसे दो कारक हैं। ये 8 कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लें आप हिंदी में। जैसे कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, कौन सा, करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, कौन सा, संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, और छठा कौन सा दोस्तों, कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक, संबंध कारक, और सातवां कौन सा हो जाएगा, अधिकरण, अधिकरण कारक, और आठवां कौन सा हो जाएगा, संबोधन कारक। तो हिंदी में इस प्रकार से कितने हुए, 8 कारक हो गए, जबकि संस्कृत में कौन से नहीं होते, एक ये संबंध कारक नहीं होता संस्कृत में और संबोधन कारक नहीं होता। तो इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। इन दोनों को, ये किस में नहीं होते संस्कृत में, बल्कि जो दोस्तों संस्कृत और हिंदी पढ़ता है तो उसके लिए तो बहुत कठिनाई का सब्जेक्ट बन जाता है। उसको तो दोनों याद रखना पड़ता है कि किस में कौन सा कारक है। संस्कृत में पूछा जाए तो इसमें कितने कारक लगाना है, 6 लगाना है, और हिंदी में पूछा जाए तो 8 कारक लगाना है। तो उम्मीद है आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। मैंने 8 कारक लिख दिए हैं, जबकि मैं संस्कृत पढ़ाऊँगा तो उसमें ये इन 2 कारकों की अपन चर्चा नहीं करेंगे। अपन अब एक एक कारक की चर्चा करते चलेंगे, और पहले इसके विभक्तियों के बारे में भी चर्चा कर लें, क्योंकि प्रत्येक कारक के साथ विभक्ति भी जुड़ी रहती है। तो एक साथ यहीं पर चर्चा कर लें। यहीं पर दोस्तों मैं विभक्ति की भी चर्चा कर लूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, समय की भी बचत हो जाएगी। विभक्ति क्या होता है, ये क्या करते हैं, कारकों की पहचान कराते हैं, यानी कि विभक्ति किसे कहते हैं, कारकों की क्या कराती हैं, ये पहचान कराते हैं। इसके अन्य नाम भी होते हैं, यानी कि इसके मैं क्या लिख दूं, उपनाम लिख दूं इनको, और किस नाम से जाना जाता है, इनके उपनाम पूछे जाते हैं। विभक्ति को ही हम परसर्ग भी बोलते हैं, और इसी को विभक्ति चिन्ह भी बोला जाता है, और कारक चिन्ह भी बोला जाता है, क्योंकि ये कारकों की क्या कराते हैं पहचान, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से जितने कारक होंगे तो उतने ही क्या हो जाएंगे, विभक्ति हो जाएंगी दोस्तों। इसके लिए मैं क्या लिख दूं, यानी कि प्रत्येक कारक की क्या होती है, प्रत्येक कारक की अपनी विभक्ति होती है। प्रत्येक कारक की क्या होगी दोस्तों, विभक्ति होगी। प्रत्येक कारक की अपनी विभक्ति होती है। और दोस्तों देखिए, यदि एक ही कारक में 2 समान विभक्तियां हैं, यदि क्या लिख दूं, यदि 2 कारकों की विभक्तियां क्या हैं, एक समान है, 2 मान लो कारक हैं, यदि 2, अभी मैं बात करूंगा उनकी भी, यदि 2 कारकों की विभक्तियां एक समान हैं तो उनका व्यवहार भी कैसा होगा दोस्तों, अलग अलग होता है। तो उनका व्यवहार एक जैसा नहीं होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा, अलग अलग, उनका व्यवहार अलग अलग होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यानी कारकों की पहचान कराने वाले को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर विभक्ति होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है विभक्ति का अन्य नाम क्या है, तो परसर्ग है। उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा कारक विभक्ति, तो सबसे पहले आप कारक पर ही टिक लगा देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा।
कारक चिन्ह किसे कहते हैं, तो विभक्ति को विभक्ति चिन्ह, ये तो पूछेगा नहीं, उसी में छिपा है आंसर। तो क्या पूछेगा दोस्तों, अब अपन एक तरफ कारक लिख लें और एक तरफ विभक्ति लिख लें, क्योंकि प्रत्येक कारक की क्या होती है, अपनी विभक्ति होती है। तो कारकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो 8 कारक लिखेंगे और विभक्ति भी उनकी लिखेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है दोस्तों ये तो कारक का, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा कारक है, कौन सा कारक नहीं है। इस प्रकार से एग्जाम्पल दे करके कभी विभक्ति चिन्ह भी पूछ सकता है। तो एक साइड में क्या लिख दूँ, कारक। ये दोस्तों आपको याद होगा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ नहीं छोड़ूंगा ना, मुझे तो लिखना ही पड़ेगा। एक तरफ लिख दूँ मैं, जैसे कर्ता। कर्ता कारक के साथ कौन सी विभक्ति होती है, ने विभक्ति। कर्म कारक के साथ को विभक्ति। करण कारक कर्ता कर्म करण के साथ से या इसके साथ के माध्यम या के द्वारा, ये 3 विभक्तियाँ होती हैं, कर्ता कर्म करण। संप्रदान चौथी विभक्ति, संप्रदान के लिए, ये क्या है इसकी विभक्ति, के लिए। अपादान, अपादान से अलग होना, ये अलगाव का बोध कराएगा, से अलग होना। देखिए इसमें से है और इसमें भी से है, लेकिन ये माध्यम का कार्य करेगा या द्वारा का, और इसमें ये अलग होने का बोध कराएगा। अपादान के लिए क्या होगा, अलग से होगा। संबंध के लिए क्या होगा, ये संबंध का बोध कराएगा। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होगी, जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इस प्रकार से ये विभक्ति चिन्ह होगा। और अधिकरण में अगला कारक अधिकरण। अधिकरण कारक में क्या होगा, में, पर, यानी कि ऊपर जाने का बोध कराएगा, ऊपर का बोध कराता है ये। जैसे वो छत पर है, तो देखिए छत पर विभक्ति आ गई, तो अधिकरण कारक। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, संबोधन। आठवां कारक क्या होगा, संबोधन। तो इसमें क्या होगा, हे अरे, हे अरे ओ। इस प्रकार से विभक्ति चिन्ह भी देखे। अब हम दोस्तों कुछ याद रखने योग्य बातें भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि कारक से संबंधित कुछ दोस्तों हम विशेष तथ्यों की चर्चा कर लेंगे। इसको दोस्तों हमें स्मरण रखना है, जो मैं लिख रहा हूँ बहुत अच्छे से। यहीं से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि यहीं से लोग क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। यानी कि मैं क्या लिख दूँ, स्मरणीय तथ्य, हेडिंग बना दूँ स्मरणीय। एक साथ में दोस्तों पढ़ा रहा हूँ कारक और विभक्ति को। स्मरणीय तथ्य में क्या हम चर्चा करेंगे, यानी कि करण कारक। जो करण कारक होगा वो कहाँ कहाँ पर होगा, देखिएगा। यदि विकलांगता का बोध करा दे, किसका, यदि किसी विकलांगता का बोध करा दे या व्यवस्था का बोध करा दे, यानी कि दोस्तों किसका, व्यवस्था। मैंने व्यवस्था लिख दिया है, व्यवस्था किसका बोध कराएगा, ये दोस्तों व्यवस्था का। व्यवस्था, जैसे किसी की व्यवस्था कैसी है, तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति, करण कारक या व्याकुलता के साथ, के बिना, या ये किसका बोध कराएगा, व्याकुलता का। व्याकुलता या व्याकुलता लिख दिया, या के साथ, के बिना। इसके लिए के साथ या के बिना। इस प्रकार से अब दोस्तों संप्रदान। संप्रदान कहाँ पर होगा,
संप्रदान कारक कहाँ कहाँ पर होगा उसको भी देख लीजिए। जैसे किसी में रुचि का भाव है, रुचि पसंद, रुचि लिख दूँ या पसंद लिख दूँ, या ईर्ष्या दयालु, ईर्ष्या, ईर्ष्या दयालु, ईर्ष्या दयालु, इन ये सब भाव का बोध कराएगा। जैसे अलय स्वाहा, अलय स्वाहा, इन सब का बोध करा दे तो वो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? संप्रदान विभक्ति होगी। अब दोस्तों अपादान विभक्ति कहाँ कहाँ पर होगी, इन्हीं से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रा हमें थोड़ा अच्छे से याद रखना होगा। अपादान विभक्ति, अपादान में घृणा, निषेधता, यानी इसमें क्या होगा? घृणा का बोध होगा, निषेधता, मना करने का बोध हो जाएगा। तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति? अपादान विभक्ति। निषेधता हो गया, भय हो गया, जैसे भय उत्पन्न हो जाए, या अध्ययन का भी बोध करा देगा ये, तो वहाँ पर भी कौन सी विभक्ति? अपादान कारक। और पंचमी विभक्ति हो जाएगी अब अधिकरण। अधिकरण कहाँ कहाँ पर होगा दोस्तों? अधिकरण कारक कहाँ पर होगा? उत्तमावस्था, ये मैं विशेषण की अवस्था पढ़ा चुका हूँ, ये विशेषण की अवस्था होगी उत्तमावस्था। इसके लिए ऊपर जाने का भाव, यानी कि ऊपर का भाव का बोध हो तो वहाँ पर अधिकरण विभक्ति होगी। देखिएगा, मैं एक ही उदाहरण में बहुत सारी विभक्तियाँ बताना चाहता हूँ आपको। जैसे उदाहरण लिख दूँ मैं दोस्तों, कोई राम ने धर्म के लिए बाण से, राम ने धर्म के लिए बाण से रावण को मारा। तो इसमें देखिए दोस्तों कितने कारक हैं और कितने विभक्ति हैं, यानी कि कर्ता प्रथमा ने, तो ये कौन सी विभक्ति हो जाएगी दोस्तों? ने विभक्ति है, तो इसके ने विभक्ति के साथ कौन सा कारक रहता है? कर्ता कारक। तो इसके लिए कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता। अंडरलाइन करके, ये शब्द अंडरलाइन करके दे सकता है कि कौन सा कारक है, तो आपको क्या आंसर लगाना है? कर्ता कारक। के लिए, इसमें के लिए शब्द आया है धर्म के लिए, तो ये इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। संप्रदान के लिए, तो कौन सा कारक है? ये संप्रदान कारक है। ये दोस्तों सब में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक ही उदाहरण में मैंने बहुत सारे कारक लिख दिए हैं। बाण से रावण को मारा, देखिए से शब्द आया है इसमें। से किस में होता है? एक करण कारक में होता है और अपादान कारक में होता है, लेकिन ये से शब्द आया है, इसमें माध्यम का कार्य कौन कर रहा है? बाण। बाण के द्वारा मारा गया है। देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं, बाण के द्वारा रावण को मारा। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? माध्यम या तृतीय विभक्ति। तो कौन सी? करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। और रावण को मारा, तो को में कौन सी विभक्ति? कर्म को। तो ये कौन सी विभक्ति हो जाएगी? कर्म को विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी कि कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। तो देखिएगा मैंने एक साथ आपको कितना सारा बता दिया एक ही उदाहरण में। अब मैं दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य लिख दूं, यदि आपको यहाँ नीचे दिख जाए तो मैं यही दोस्तों सेटिस्फाइड कर दूंगा, यानी कि कर्ता से लेकर, ऐसा लिख दूं पहला पॉइंट, कर्ता से लेकर, यानी कर्ता एक, और ये कर्ता से लेकर कहाँ तक दोस्तों? अधिकरण तक। तो कितने कारक हुए? 7 हुए। कौन कौन? 1 से 7 तक। क्या कर दें? कारकों में कर्ता से लेकर अधिकरण कारक में जहाँ भी उनकी विभक्ति लिखी होती है, उसके
उसके पहले क्या होता है कारक चिन्ह, उसके पहले क्या होता है कारक चिन्ह लिखा रहता है, कारक लिखा रहता है, कारक लिखा रहता है। इसके लिए मैंने क्या लिखा है, कर्ता से लेकर अधिकरण तक देखिए ये ने विभक्ति है, यही लिखा है ना मैंने। अधिकरण कारक के लिए जहाँ उनकी विभक्ति लिखी होती है, ये तो विभक्ति हो गई ने। उसके पहले क्या लिखा रहता है कारक चिन्ह, तो इसके पहले ये क्या होगा कारक चिन्ह, ये क्या हुई विभक्ति, इसके लिए ये कारक चिन्ह। इस प्रकार से तो कारक चिन्ह भी क्या हो सकते हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम ही हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, लेकिन दोस्तों संबोधन में क्या होता है विभक्ति पहले व कारक शब्द बाद में होता है। जबकि यहाँ लिख दूँ दोस्तों दूसरा पॉइंट, संबोधन सिर्फ संबोधन ये ऐसा कारक है दोस्तों, इसको याद रखना है। संबोधन कारक में विभक्ति पहले तथा कारक चिन्ह कहाँ रखा रहता है दोस्तों, बाद में। जबकि ऐसा इनमें नहीं है, इनमें क्या होगा कारक पहले होगा और विभक्ति बाद में होगी। और जबकि संबोधन में क्या होगा विभक्ति पहले कारक बाद में। जैसे मैं लिख दूँ इसके लिए उदाहरण, हे भगवान, तो ये तो क्या हो गया कारक और ये क्या हो गई विभक्ति। तो देखिए विभक्ति पहले और कारक बाद में है, जबकि इनमें ऐसा सब कुछ नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से आपने कारक को भी देखा, लगभग मैंने दोस्तों कारक को पढ़ा दिया है। यानी कि दोस्तों आज हमने कितने टॉपिक पढ़े हैं, 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, काल, कारक। अब दोस्तों जो हमारा अगला बिंदु होगा व्याकरण का, वो वाक्य विचार से संबंधित होगा। तो दोस्तों लास्ट बिंदु है वाक्य विचार। लगभग दोस्तों आधी हिंदी हमने कवर कर ली है, बस थोड़ी ही दिनों में पूरी हिंदी पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद अन्य सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों थोड़ी क्लासें लंबी हो सकती हैं, तो आप धैर्यपूर्वक इन सभी क्लासों का आनंद लें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।